चलें बेटा, ये है एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 और न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 6 की है। मैंने अभी आपको डिटेल में अभी एक्सप्लेन किया है कि प्रॉपर सेट क्या होते हैं, प्रॉपर सुपर सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सुपर सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट क्या होते हैं, ओवरलैपिंग क्या होते हैं, यूनिवर्सल क्या होते हैं। अच्छा, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। होप सो कि आपको समझ में आए। देखिए बेटा, सवाल है इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, ए के सेट है 1 2 3 4 5, बी के सेट है 1 3 5, सी है 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सही है, और डी है 4 2, ई है 2 और 4, ये सारे सेट्स हैं। देन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स लिखने हैं बस, लेकिन मैं क्योंकि डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं पहले इसका साइन बनाऊंगी। ये रहा बी प्रॉपर सबसेट, सबसेट का साइन है ये वाला, और ए। इसका क्या मतलब होता है कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है सबसेट हमेशा सीधे हाथ की तरफ ओपन होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हैं। चेक करते हैं, बी के तमाम एलिमेंट 1 3 5 ए में मौजूद है, यस मौजूद है। आप आगे लिख दे ट्रू, ठीक है बेटा। फिर है सी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी इम्प्रॉपर सबसेट है, मैंने अभी आपको पीछे डिटेल में बताया। इम्प्रॉपर का साइन है ये, क्योंकि ये सबसेट का है और इम्प्रॉपर इम लगेगा तो ये डैश लगेगा। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इम्प्रॉपर का मतलब होता है सी के कुछ एलिमेंट ए में मौजूद हैं, सही है। 1 2 3। अच्छा, मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉल्स। आप अगर बोलें कि टीचर ये मौजूद तो है, आपने फॉल्स क्यों लिखा? फॉल्स इसलिए लिखा बेटा कि रूल ये है कि इम्प्रॉपर सबसेट में कुछ एलिमेंट मौजूद होते हैं, सी के कुछ एलिमेंट ए में मौजूद है, लेकिन यहाँ तो पूरा सी ही ए में मौजूद है, तो ये बात गलत हो गई है, सही है। अगर वन कोई एक नहीं होता तो फिर हम सही कर देते, लेकिन सारे मौजूद नहीं होने चाहिए, कुछ मौजूद होने चाहिए, इसलिए ये फॉल्स है। तीसरा वो आपको कह रहा है डी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। डी इम्प्रॉपर, सबसेट का साइन ये रहा, इम्प्रॉपर का ये रहा, ई यानी डी के कुछ एलिमेंट ई में मौजूद हैं या नहीं, हम अभी देखते हैं। अच्छा, डी कहाँ है भाई? डी ये रहा। डी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है, चलें बेटा देखिए, अभी मैंने आपको नंबर 2 क्या बताया, सी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सॉरी, मैंने अब आप यहाँ पे वो सुपर सेट का बता दिया है, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। इम्प्रॉपर सबसेट ये फॉल्स क्यों है? इम्प्रॉपर सबसेट ये क्या होता है, सी के तमाम एलिमेंट ए में होंगे और ए के तमाम एलिमेंट सी में। तो यहाँ सी के तो तमाम एलिमेंट ए में है, लेकिन ए के तमाम सी में नहीं है, तो ये फॉल्स था। इसी तरह डी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ई का मतलब है कि डी के तमाम एलिमेंट ई में और ई के तमाम एलिमेंट डी में मौजूद है। जी हाँ, मौजूद है, तो ये आपका ट्रू हो गया। एक दफ़ा फिर मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने आपको सुपर सेट का बता दिया था, ठीक है। डी एंड ई आर इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे कहते हैं? जो बराबर हो। डी और ई इक्वल है, यस। ये भी 4 2 है, ये भी 2 4 है, यस। आप यहाँ बस सिर्फ ट्रू लिख दें। बी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट। अभी मैंने आपको पीछे बताया है डिसजॉइंट क्या होता है, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, यानी कोई एलिमेंट या कोई मेंबर भी सेम नहीं होता। तो देख लेते हैं बी और डी। बी है 1 3 5 और डी है 4 और 2। जी हाँ, कुछ भी सेम नहीं है दोनों में, तो ये ट्रू हो गया है। अच्छा, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? बी और सी, ये देखें, ओवरलैपिंग क्या होता है कि सम एलिमेंट्स कॉमन हो, सही है, और दोनों में से कोई एक सेट जो है वो सबसेट ना हो दूसरे सेट का, यानी कि तमाम एलिमेंट मौजूद ना हो, सही है। तो सम एलिमेंट्स कॉमन, यस, यहाँ 1 और 3
एलिमेंट्स कॉमन है, तो ये ट्रू हो गई। ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए जब तक वो समझते नहीं है, लेकिन अगर उनको ये लॉजिक समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसान होता है। अच्छा, ये ओवरलैपिंग हो गया। नाउ मूव टू पार्ट 7। नाउ पार्ट 7, ए इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल क्या होता है? जिसमें तमाम ए को अगर वो यूनिवर्सल कह रहे हैं मतलब ए के अलावा जितने सेट है उसके तमाम मेंबर्स ए में मौजूद होने चाहिए। देखिए B135 है, ए में मौजूद है, C123 है, ए में मौजूद है, D4 और 2 है, ए में मौजूद है, E2 और 4 है, ए में मौजूद है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये ट्रू हो गया। अब वो आपसे कह रहे हैं 8 में B इज द सबसेट ऑफ C, यानी B सबसेट का साइन C, B के तमाम एलिमेंट C में मौजूद है। B के तमाम एलिमेंट C में मौजूद है? नहीं मौजूद है। 1 और 3 मौजूद है, 5 मौजूद नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। आप यहां लिखेंगे फॉल्स। D एंड E आर ओवरलैपिंग। D और E ओवरलैप में मैंने आपको ही बताया था कि कुछ एलिमेंट का कॉमन होना जरूरी है। यहाँ तो पूरा ही D और E सेम है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं क्योंकि ये इक्वल है, तो ये हो गया है फॉल्स। ठीक है बेटा। A एंड B आर ओवरलैपिंग, A और B आर ओवरलैपिंग। अच्छा, यहाँ गौर करें, अगर आप कहें यस मिस कुछ कॉमन है 1, 3 और 5, यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है, सारा B कॉमन है, कुछ कॉमन हो कुछ। ठीक है, तो फिर ये भी हो गया है फॉल्स। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, और चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल द सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। याद रखें, जब भी आपको सबसेट बनाने के लिए कहा जाएगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं ये सवाल लिखूंगी, सवाल मैंने लिखने के बाद मुझे एक फॉर्मूला लिखना है 2 की पावर n। n कौन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी 2 की पावर n है। एलिमेंट्स कितने हैं इसके? 1। 2 की पावर 1 यानी 2, 2 1 एक दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ 1। इस 2 का मतलब है कि यहाँ पे टोटल आंसर में 2 सेट बनेंगे। याद रखें, पहला सेट हमेशा खाली होगा और आखिरी सेट वही होगा जो सवाल होगा। ये बन गए 2 सेट और ये आपका आंसर आ गया। इसको देखते हैं, ये मैंने लिखा A, ये मैंने लिखा B। फॉर्मूला है 2 की पावर n, n है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2, 1 और 2, तो मैंने 2 की पावर 2 लगा दी। 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 द 4। ये जो 4 आंसर आया है, ये 4 आपको बताएगा कि इतने टोटल सेट बनेंगे। मैं पहले ही बना लूँ 1, 2, 3, और ये 4। ठीक है। अब याद रखें, पहला हमेशा खाली होगा एम्प्टी, और आखिर में वही होगा जो सवाल होगा। ये रहा A और ये रहा B। खाली के बाद आप एक एक करके पेयर बनाना शुरू करेंगे, A अलग B अलग, और फिर ये आखिर में A भी मिला दें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह दूसरा देखें, तीसरा 1 और 2 आपने लिखा, फॉर्मूला लगाया 2 की पावर n, ये सबसेट फाइंड करने का फॉर्मूला है। 2 की पावर 2 यानी 2 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। हमेशा प्लीज़ ये जो क्रॉस साइन है मल्टीप्लाई की, ये साइन छोटी बनाएं ताकि आपके नंबर प्रोमिनेंट हो। 2 2 द 4 यानी इसके भी 4 सेट बनेंगे। मैं पहले कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगी, 1 2 3 4। पहला मुझे एम्प्टी करना है और आखिरी में वही जो सवाल है। एम्प्टी के बाद सिंगल सिंगल पुट करेंगे, 1 1 और 1 2, और फिर ये सवाल। इसी तरह सबसेट बनेगा। अगर यहाँ 3 एलिमेंट होते तो 2 की पावर होती 3 और 2 2 द 4, 4 2 द 8, यानी आप 8 सेट बनाते। ठीक है, और क्योंकि यहाँ नहीं बने हुए तो हमें करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलें हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ना क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने अभी आपको पहले भी क्लास 7 की बुक थी मेरे ख्याल में, यस ये तो क्लास 7, ये क्लास 6 की बुक में बहुत डिटेल में यूनियन इंटरसेक्शन बताया है। मैं एक दफ़ा उसका रिव्यू दे देती हूँ।
यूनियन में आप क्या करते हैं बेटा, मिलाकर लिखते हैं, कंबाइन, चाहे वो नंबर अगर 2 दफ़ा 3 दफ़ा 10 दफ़ा भी रिपीट होगा, आपने आंसर में 1 दफ़ा लिखना है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, यानी जो सेम होते हैं। अगर कुछ भी सेम ना हो तो आपको एम्प्टी सेट लिखना पड़ता है। देखते हैं चलें क्या होता है। सबसे पहले देखें, आपके पास ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी है 2 4 6, तो आपको पहला पार्ट है ए यूनियन बी। आपने इसकी हेडिंग डाली, बिल्कुल नीट काम करें, ए यूनियन बी। व्हाट ए इज 1 2 3 4 यूनियन, ये रहा। व्हाट इज बी, बी इज 2 4 6। नाउ यूनियन में हम क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। सबसे छोटा 1 है, 1 से छोटा बड़ा 2 3 4। अब आप देखें 2 भी 2 मरतबा है, हमने एक ही दफ़ा लिखा, और 4 भी 2 मरतबा है, हमने एक ही दफ़ा लिखा, और 5 यहाँ नहीं है और 6 है। तरतीब बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। अब हमें मालूम करना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी की हेडिंग लिखी, ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट ए इज 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 2 4 6। पहले जो अल्फ़ाबेट है आप उसका सेट पहले लिखेंगे, बीच में यूनियन की साइन है आप यूनियन लगाएं, इंटरसेक्शन की साइन है आप इंटरसेक्शन लगाएं, फिर बी है बी लिखें। और अब इंटरसेक्शन में हमें पता है हमें कॉमन निकालना होता है, यानी अगर कोई एलिमेंट सेम है तो वो आंसर है। यहाँ 1 नहीं है, 2 दोनों में मौजूद है तो 2 हो गया इंटरसेक्शन में, और 4 दोनों में मौजूद है तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज गोइंग टू फाइंड ए यूनियन बी फर्स्ट। A union B. What is A? A is AB. We are putting the sign of union in the center and write B, which is BCD. A starting from the smaller to bigger. A से बड़ा B, B 2 मरतबा एक ही दफ़ा लिखेंगे, C और D ये हमारा यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन B, A intersection B is A is AB, intersection BCD. Only one member is common here, which is B, and the answer of intersection is B. ठीक है बेटा. Now moving to question number 5. Now look, A has 3 elements 1 3 5 and B has 4 elements 2 4 6 8. The common A union B. What A is? We are going to write the element 1 3 5, putting the sign of union in the center and write B, which is 2 4 6 and 8. And as usual 1 2 3 4 5 6 and 8, 7 नहीं है यहाँ. Now A intersection B is A intersection B. A intersection B में हमने लिखा 1 3 5 इंटरसेक्शन 2 4 6 8. इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो कॉमन है वो लिखते हैं, और यहाँ पे 1 भी नहीं है 3 भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर हमारा इंटरसेक्शन का एम्प्टी सेट आ गया. यहाँ देखें बेटा, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ इसकी डायग्राम बना के शो करना है, रिप्रेजेंट करना है इसकी डायग्राम को. तो मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह लिखूंगी, डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, लेकिन आप इसी तरह कीजिएगा. पहले ए यूनियन बी की हेडिंग डालें, ए यूनियन बी लिखें, फिर यूनियन का आंसर, फिर इंटरसेक्शन की हेडिंग डालें और ए इंटरसेक्शन का आंसर लिखें. ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, आपने डायरेक्ट नहीं करना है. चलें, मैं पहले यहाँ लिखूंगी ए यूनियन बी. ए यूनियन बी का आंसर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. सबसे छोटा कौन है, 3, 3 से बड़ा 4, देन 6, देन 8, देन 9. बेटा देखें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप यूनियन ड्रॉ करते हैं ना, या इंटरसेक्शन, तो यूनियन और इंटरसेक्शन को हम सर्कल बनाकर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सर्कल कैसे बनाएंगे गौर से देखें. अगर ये 3 6 9 ये सेट ए के बिल्कुल अलग हैं, सेट बी के बिल्कुल अलग हैं. जब दोनों सेट के एलिमेंट्स अलग अलग घर में रहते हैं, यानी कुछ भी एक साथ मिलकर नहीं रहता, तो आप सर्कल भी अलग अलग ही ड्रॉ करेंगे.
ठीक है, तो चले मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ मैं छोटा सा सर्कल बना लूँ। देखें, यहाँ एक सर्कल मैं रिप्रेजेंट करूँगी ए से और एक लिखूँगी बी से। ए के एलिमेंट ए में लिखूँगी 3, 6, 9। आपने गैप देना ही है, 369 नहीं है, आप इसको वर्टिकली भी लिख सकती हैं, हॉरिजॉन्टल भी, कोई कॉमा नहीं लगाना, बस गैप देना है। बी के एलिमेंट हैं, आप चाहें तो ऐसे लिख लें 4 और 8, ठीक है। अब आपने यहाँ लिखना है, ये कलर यानी कि लाइनिंग पोर्शन बताएगा कि आंसर क्या है। रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। अब जब आपने ये बनाया है तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा जो आंसर आया है ना, वो सारे हिस्से आपने लाइन में ड्रॉ करना है। ये देखिए, अब आप जिस तरह भी चाहें इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पतली लाइन, मोटी लाइन। क्योंकि आंसर दोनों आए हैं। ठीक है, ये आपने लाइनिंग ड्रॉ करके बताया है। जो आंसर है, आंसर 3, 4, 6, 8 और 9 था, तो इसलिए हमें दोनों सर्कल में कलर करना पड़ा। और हमने ये अलग अलग सर्कल क्यों ड्रॉ किए हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एलिमेंट मिलकर नहीं बना। जब अगर मिलकर बनता है तो ज्वाइनिंग सर्कल बनता है, ठीक है। अब हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी। मैं आपसे पहले तो माजरत चाहती हूँ, प्लीज़ जब आप करें तो बहुत नीट और क्लीन कीजिएगा बेटा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, ठीक है। इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ ए इंटरसेक्शन, इसका आंसर है ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आपका एम्प्टी सेट आ गया। और यहाँ आपने कोई लाइनिंग ड्रॉ नहीं की, क्योंकि जब कुछ आंसर आया ही नहीं है तो कौन सी लाइन ड्रॉ करें। रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, आपने सिर्फ ए का सर्कल बनाया, बी का सर्कल बनाया, आपने लिख दिया 3, 6, 9, 4 और 8। नो कलरिंग, सही है। क्यों कलरिंग नहीं, क्योंकि जब आंसर ही नहीं आया तो कैसी कलरिंग। आंसर जो आएंगे उसको देखते हुए कलर करना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। चले बेटा, जिन सवालों में आपसे वेन डायग्राम का पूछा जाएगा आप उसी से बनाएंगे, वरना आप नहीं बनाएंगे। इधर नहीं पूछा गया, ए और बी है, ए यूनियन बी की मैंने हेडिंग लिखी, मैंने लिखा ए यूनियन। यही तरीका है सवाल करने का, वो पीछे मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जगह नहीं है। ए यूनियन बी, ए is AB, we are putting the sign of union in the center, and what B is A, B, C, D. The answer is A, B, C and D. Now A intersection B की हेडिंग डाली, आपने सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं। A intersection B, सॉरी यहाँ तो इक्वल टू आएगा क्योंकि ये हो गया। A intersection B कैसे लिखेंगे, what A is A and B intersection A, B, C, D. Yes, we have two members same, which is A and B, and the intersection is AB, ठीक है। Now A ये रहा, B ये रहा, A has L and M,
एंड बी हैव एल एम एन। ड्रॉ वेन डायग्राम ऑल्सो। चलें शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि मुझे डायग्राम बनानी है। ए यूनियन बी, एल एम और एन। ठीक है, हमने तरतीब से लिख दिया, लेकिन आप इस तरह करेंगे पहले, फिर इसका यूनियन का आंसर लिखेंगे। मेरे पास जगह नहीं है। इंटरसेक्शन जो दोनों में सेम हो, दोनों में एल सेम है और एम सेम है। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, क्योंकि पीछे कोई भी मेंबर कॉमन नहीं था, तो हमने सर्कल्स अलग अलग ड्रॉ किए। अब हमारे पास दो मेंबर्स सेम है, जो इधर भी हैं, ए में और बी में भी। तो सर्कल कैसे होंगे, जब मिले हुए हों तो आप मिला के सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी ज्वाइन करके सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, आ जाएं, शुरू हो जाएं, चले करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये और ये मैंने मिला दिया। ठीक है बेटा, ये मैंने मिलाया, ये मैंने मिला दिया। अब गौर से देखें मैं क्या लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ एक सर्कल है सेट ए का, एक सर्कल है बी का, जो दोनों में सेम है, कॉमन, वो आप मिले हुई जगह पे लिखें, एल और एम। और एन देखें, एन बी के पास था, तो बी के सर्कल में आप कहीं पे दिल चाहे आप एन लिख दें। आप ए में लिखेंगे आपकी डायग्राम रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये ठीक है बेटा। अब अगर आपने एन ए में लिख दिया, क्योंकि ए के पास, ओहो सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, एल एम एन, एन था बी के पास, सही तो लिखा है मैंने, बी के पास एन है तो मैंने बी के बॉक्स में लिख दिया है एन। ठीक है, अगर आपके पास एन ए के सेट में होता तो आप ए के सर्कल में लिखते। अब रह गई बात कि हम इसको कलर कैसे करें। ये मैं अब आपको बता देती हूँ कि हम इसको कलर कैसे करेंगे भाई। हम इसको कलर करेंगे ऐसे कि हमारा आंसर आया है, ये इंटरसेक्शन था, सही है। हमारा यूनियन का आंसर आया है एल एम एन। तो एल एम और एन इस हिस्से में आया है, सिर्फ ये हिस्सा कलर होगा। अब बहुत नीट कलर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, कलरिंग नहीं होगी, लाइनिंग ड्रॉ होगी। सही है, आपने यहाँ लिखना है ए यूनियन बी। अब ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी, मेरे पास ऊपर जगह नहीं थी, ए यूनियन बी। और ये मैंने लिखा कि ये कलर पार्ट आपका आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है बेटे, इसलिए आई एम गोइंग टू सॉल्व द इंटरसेक्शन डायग्राम हियर। सही है, अब मुझे ड्रॉ करनी है इंटरसेक्शन की डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, चलें ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दोनों में फिर सेम है। मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने मिलाकर दूसरा सर्कल बनाया। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ लिखूंगी, सेम लिखना है, जो दोनों में है वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये ए का ब्रैकेट सर्कल है, ये बी का, बी के पास एक एक्स्ट्रा मेंबर है एन, तो बी के सर्कल में मैंने एन लिख दिया, जहाँ चाहे लिखें। ठीक है, अब आंसर हमारे पास क्या आया है, आंसर हमारे पास आया है इंटरसेक्शन का एल और एम। तो ऑब्वियसली जो आंसर आया है सिर्फ और सिर्फ उस हिस्से में कलर होगा, यानी लाइंस ड्रॉ होंगी, डोंट डू द कलरिंग। ये देखें, ये हमारा आंसर आ गया। और मैं यहाँ लिखूंगी ए इंटरसेक्शन बी, और मैंने आपको कहा कि ये लाइन बताएगी, यानी रिप्रेजेंट करेगी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। चलें बेटा, एक्स के एलिमेंट है पी क्यू आर और वाई के हैं क्यू आर पी। सिंपल, वो सिर्फ आपको ट्रेन करना चाह रहे हैं, जब भी एक ही तरह के सवाल हैं मुसलसल। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं, तो हमें प्रैक्टिस के लिए वो बार बार करवा रहे हैं, तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, हम भी बार बार कर लेंगे। एक्स यूनियन वाई की हेडिंग डाली। एक्स यूनियन वाई है आपके पास, एक्स है पी क्यू आर यूनियन, जो साइन बीच में एक्स पहले है, एक्स के एलिमेंट पहले, यहाँ वाई पहले होता, हम वाई के एलिमेंट पहले लिखते, और वाई है क्यू आर पी। आप देखें तो ये दोनों ही सेम है, दोनों के पास पी है, दोनों के पास क्यू है, दोनों के पास आर है, तो यूनियन हो गया
पी क्यू आर, और इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो वो भी यही आएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इज पी क्यू आर इंटरसेक्शन क्यू आर पी। लेकिन क्योंकि आप सेट कर रहे हैं, तरतीब ज़रूरी है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू, देन क्यू, पी, देन क्यू एंड देन आर। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। नाउ एच ऑल हु प्ले हॉकी, ऑल हु प्ले क्रिकेट। और यहाँ एक और बात लिखी हुई थी जो मैंने आपको यहाँ शायद लिखना मैं भूल गई हूँ, कि एक मिनट, लेट मी चेक इन द बुक। यस, फाइंड एच यूनियन सी और एच इंटरसेक्शन सी। अगर वो कह रहे हैं एच ऑल हु प्ले हॉकी एंड सी ऑल हु प्ले क्रिकेट, फाइंड एच यूनियन सी एंड एच इंटरसेक्शन सी इफ सम ऑफ देम प्ले बोथ। अगर कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं तो आप डिस्क्राइब करें यूनियन और इंटरसेक्शन। फर्स्ट हम डिस्क्राइब करते हैं एच यूनियन सी। यूनियन हम कैसे लिखें, यहाँ इतनी जगह नहीं होगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। आपने पहले एच का ब्रैकेट लिखना है, फिर यूनियन साइन लगानी है, फिर सी का ब्रैकेट लिखना है, और फिर उसके बाद ये आंसर लिखना है। या मैं लिख देती हूँ भाई, ऑल हु प्ले हॉकी, यूनियन ऑल हु प्ले क्रिकेट। क्रिकेट की पूरी स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा। तो हम और, तो इसका आंसर आएगा ऑल हु प्ले हॉकी, कॉमा क्रिकेट और बोथ। क्योंकि उन्होंने कहा है आपसे सवाल में कि ऐसा सेट बनाएं कि जो हॉकी खेलें, जो क्रिकेट खेलें, या फिर दोनों खेलें। तो आपने तीनों लिख दिए हैं यूनियन में। और इंटरसेक्शन इसका क्या बनेगा, ऑल हु प्ले बोथ, ऑल हु प्ले बोथ। सही है, जो दोनों खेलते हैं दोनों में मौजूद है। ठीक है, ये हमारा जवाब डन हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ R इज इक्वल टू ऑल हु कीप रेडियो, ऑल हु कीप, T इज ऑल हु कीप टेलीविजन। और इसमें भी मैंने यकीनन मैं भूल गई हूँ लिखना, मैं लिख लेती हूँ, इफ सम ऑफ देम कीप बोथ, इफ सम ऑफ देम कीप बोथ, देन डिस्क्राइब यूनियन इंटरसेक्शन। मैं पहले लिखूंगी R यूनियन T। सही है, तो R यूनियन T, यूनियन में आप क्या लिखेंगे, यूनाइट करके लिखते हैं, ऑल, डायरेक्ट मैं आंसर लिखी हूँ, ऑल हु कीप रेडियो, टेलीविजन एंड बोथ। ये आपने यूनियन में लिख दिया। ठीक है, ये जगह नहीं है, ऑब्वियसली मुझे लाइन बदलनी है। इंटरसेक्शन में आप क्या लिखेंगे, जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। तो दोनों अगर ऑल हु कीप बोथ, ऑल हु कीप बोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। चलें बेटा, आपको ये सवाल मैंने 1.1 में डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप हमेशा पहले टेबुलर फॉर्म यानी नंबर्स की शक्ल में लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। A, B और C ये तीन सेट दिए हुए हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। पहले हम इन्हें टेबुलर में चेंज करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। A, B और C। What A is? X belong to X such that X belong to I। I होता है इंटीजर्स। अब जब यहाँ दो साइनें लग गई हैं तो आप पहले यहाँ X सेंटर में रखें और यहाँ से पढ़ेंगे तो ये ग्रेटर की साइन है। X ग्रेटर देन -4 यानी -4 से बड़ा -3, -2, -1 और X छोटा है 3 से, तो यानी 1,
0 के बाद 1 और 2 पे रुक जाएंगे क्योंकि 3 से छोटा है। नाउ y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वी ऑल नो कि नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये b स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 और 4 पे हम रुक गए, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं y लेस देन है 5 से, तो 5 से छोटा 4 है, रुक गए। c z सच दैट z बिलोंग्स टू z, z में कहते हैं ऑल इंटीजर्स, तमाम प्लस तमाम माइनस और 0 के नंबर। z छोटा है और बराबर है 3 के, सही है। क्या होते हैं z? इंटीजर्स होते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 और ये इक्वल का साइन लगा हुआ है तो हम 3 पर ही रुक जाएंगे। सही है। नाउ पार्ट 1 है ए यूनियन बी, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ए यूनियन बी क्या बनेगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4। यूनियन में हमने दोनों सेट मिला दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में सेम हो, दोनों में क्या सेम है? 1 और 2 सेम है, 1 और 2 सेम है, सही है। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी दोनों को हम कैसे लिखेंगे? 0, क्योंकि देखें ये पॉजिटिव है, ये भी अब ये माइनस कहाँ से नंबर शुरू हो रहे हैं हमें नहीं पता, तो हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4, ठीक है। और इंटरसेक्शन जो दोनों में सेम है, दोनों में कौन सेम है भाई? बी इंटरसेक्शन सी, ये रहा बी और ये रहा सी। 0 के बाद ये 3 तक आ रहा है, 1 2 3 सेम है, 1 2 और 3 सेम। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह पाक ऑल द 12 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.3 हैज़ बीन डन। और नहीं, ये 1.2 है, सॉरी 1.2 की तमाम एक्सरसाइज के 1.2 एक्सरसाइज के तमाम सवालात क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से अभी मुकम्मल हो चुके हैं। आपसे गुजारिश करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल के लिए दुआ करें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। और एक दफ़ा आप सबसे देखने वालों से माफ़ी चाहती हूँ कि जो मैं बीच में थोड़ी सी जो मुझसे मिस्टेक हुई कुछ बोलने में या लिखने में, तो उसके लिए मैं पहले से ही माजरत खाऊँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, अल्लाह हाफ़िज़।